स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को जाना और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाना क्यों जरूरी है। तो शायद आप लोग मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाइड होंगे। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो कारणों को जानने की सीरीज में सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम था और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि वहाँ पर एक मोनार्क यानी राजा होता है और साथ में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होती है जो कि राजा की मदद करेगी लॉज को बनाने में। तो इस तरह का सिस्टम फ्रांस में था। वहां का राजा था लुई 16 जो कि फ्रांस का अंतिम शासक या बर्बन डायनेस्टी का अंतिम शासक था। राजा इतना सक्षम नहीं था और यही एक कारण है कि वहां की जो स्थिति थी फ्रांस की बहुत ही बदतर हो गई थी। हालांकि लुई 16 की भी इसमें गलती नहीं है। इनके जो फादर्स और फोर फादर्स थे इन्होंने वहां के जो राजकोष को एकदम खत्म कर दिया था और इसलिए बेचारा लुई 16वां भी करे तो क्या करे। और साथ में उनकी जो रानी थी एंटोनी, उनकी उनके वजह से भी राजकोष एकदम खत्म हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली मिजाज की थी। उनकी जो साड़ियाँ, जो उनकी हेयर स्टाइल और जो मेकअप का सामान और जो इत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें उनकी काफ़ी महंगी आती थी और उनको अपने स्टेट की हालत से कुछ लेना देना नहीं था। उनको बस अपने शान और शौकत पूरे करने थे। अब वहाँ का इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं वहाँ के जो सामाजिक ढांचे के बारे में। सामाजिक ढांचा वहाँ इस तरह से था, वहाँ पे लोगों की टोटल 3 कैटेगरी थी। पहले कैटेगरी में आते थे क्लर्जी, दूसरी में आते थे नोबिलिटी और तीसरे में कॉमन पीपल। अब जो क्लर्जी, इनको हम फर्स्ट स्टेट बोलते हैं और नोबिलिटी को हम सेकेंड स्टेट बोलते हैं और जो कॉमन पीपल हैं इनको हम थर्ड स्टेट बोलते हैं। तो जो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, इनमें इनका रिप्रेजेंटेशन होता था, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था जैसे आज के दौर में हमारी संसद या विधानसभाएं होती हैं। ये एकदम अलग थी। यहाँ पे हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को एक वोट नहीं दी जाती थी, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की या पूरी स्टेट की एक वोट होती थी। जैसे जो क्लर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले 200 लोग होंगे, उन 200 लोगों की मिलाकर केवल एक वोट होती थी और जो नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले 200 लोग होते थे, उन 200 लोगों को मिलाकर एक वोट होती थी। और कॉमन पीपल ज़्यादा थे इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 400 लोग होते थे, लेकिन उन 400 लोगों की भी एक ही वोट होती थी, इसलिए केवल 3 वोट होती थी। और वहाँ पे लॉज कैसे बनते थे, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस इस तर्ज पर बनते थे कि अगर वहाँ पे राजा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रस्ताव पारित होने के बाद जिस किसी को भी, जिस भी लॉ को 2 वोट मिलेंगे, लॉ फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो नोबिलिटी और क्लर्जी थे ये दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और कॉमन पीपल अकेले पड़ जाते थे। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज बनते थे, सारे लॉज यहाँ पर नोबिलिटी और क्लर्जी के लोगों के फेवर में बनते थे, क्योंकि अगर जो भी कॉमन पीपल के फेवर में बनेगा उसको केवल एक वोट मिलेगा, वो भी किसका, उन लोगों का जो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे, नोबिलिटी एंड क्लर्जी। तो इसलिए जो भी लॉ होते थे वो कॉमन पीपल के अगेंस्ट में ही बनते थे। अब मेनली ये लॉज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए, ये लॉज केवल एक चीज के लिए बनते थे। लॉज बनते थे वहां पे जो टैक्स है, टैक्स में तब्दीली करने के लिए। और टैक्स में तब्दीली किस तरह से, टैक्स में तब्दीली का मतलब ये नहीं कि टैक्स को घटाया जाएगा, कभी टैक्स हमेशा बढ़ाया ही जाता था। और इसका कारण ये था कि फ्रांस का राजकोष पहले से खत्म होते जा रहा था। पहले लुईस जो 14वें थे, उन्होंने, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने
लड़ाइयाँ लड़ने में और बहुत सारे देशों के बहुत सारे राज्यों को जीतने में ही अपनी ताकत लगा दी और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया। और उसके बाद जो लुई 15 थे वो बहुत ही ज़्यादा निकम्मे शासक थे और वो अपनी मौज मस्ती में ही समय व्यतीत करते रहते थे और उन्होंने पूरा राजकोष का जितना पैसा था उसी मौज मस्ती में खर्चा किया और इस तरह से लुई 16 के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और इसलिए अपने राज्यों को चलाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे देशों से कर्जा दूसरे देशों से या राज्यों से कर्जा भी लिया और वो कर्जा भी लगातार बढ़ते जा रहा था और अब कंडीशन ऐसे आ गई थी कि अब दूसरे राज्यों के लोग उनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पर कॉमन पीपल ही टैक्स पे करते थे और ये भी अलग अलग टाइप का टैक्स होता था। एक टैक्स वो मोनार्क यानी राजा को जिसको राज्य को पे करते थे, एक टाइप का टैक्स वो हो गया और वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, एक ही नहीं। और क्लर्जी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये लोग कॉमन पीपल टैक्स पे करते थे और नोबिलिटी को भी ये लोग टैक्स पे करते थे और इनकी फसल हो या ना हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना उनका बनता है उतना टैक्स वो मांगते थे। तो अभी जो कॉमन पीपल है इनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब कॉमन पीपल का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के पास वहाँ पर खाने पीने के लाले थे। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो नोबिलिटी और क्लर्जी वाले जो लोग थे उनके जैसे धनाढ्य लोग भी थे, लेकिन ये फिर भी थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल में ही आते थे। और ज़्यादातर कॉमन पीपल ऐसे थे जिनको खाने पीने के बहुत मीन्स खाने पीने के लाले थे और काफ़ी सारे लोग भूखमरी की वजह से उनकी मौत भी हो जा रही थी और कंडीशन अभी फ्रांस की बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। लोग सड़कों पर उतर गए थे और राजा की जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए थे। अब इससे थोड़ा अलग यदि हम विदेश से उनके किस तरह के संबंध थे इसकी बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पहले से ही दुश्मनी थी और ये बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। 7 इयर्स वॉर जो एक इनके बीच में वॉर चली लगातार 7 साल तक, इससे आप लोग अवेयर होंगे ही। तो इनकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना कितना भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे और यही गलती करते हैं फ्रांस के मोनार्क। आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड बना रखी थी और उसी तरह से इनकी 13 कॉलोनीज अमेरिका में भी थी और उस समय अमेरिका के लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे और वो अंग्रेजों को वहां से बाहर निकालने वाले थे। जैसे ही फ्रांस के राजा को ये बात पता चलती है तो फ्रांस का राजा इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए कहीं पे भी चूकना नहीं चाहता था। तो फ्रांस के राजा ने क्या किया कि अपनी सेना वहां भेज दी और इसमें अमेरिका की मदद की। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अमेरिका ने फ्रांस से कोई भी मदद मांगी नहीं थी, ये अपने आप इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए और इंग्लैंड को हराने के लिए या कहीं इंग्लैंड की कॉलोनीज को वहाँ से भगाने के लिए ही अमेरिका की मदद करते हैं। और अमेरिका की मदद करने की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री का भी लॉस होता है और इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और पहले से हम जान ही रहे हैं कि फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा ये लोग कर्जे में डूब चुके हैं और यहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ये बहुत ख़राब हो रखी है। तो ये इकोनॉमिकल कंडीशंस को बढ़ाने के लिए बस ये लोग एक ही काम करते हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी को ये लोग बिल्कुल भी दर्द नहीं देंगे और ये लोग कॉमन पीपल जो टैक्स पे करते हैं इनके टैक्स को बढ़ाते रहते हैं, अमाउंट को भी बढ़ाते रहते हैं और टैक्स के नंबर को भी बढ़ाते रहते हैं। बस यही एक इनका जरिया है ये अपने देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है इसको ठीक करने का। लेकिन अब इनको ऐसा लगने लगा था कि चाहे कितना भी ये टैक्स ले लें तब भी इनकी कंडीशन सुधर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए थे थर्ड स्टेट के पीपल को एकदम नोच नोच कर खाने में। तो ऐसी कंडीशन होती है तो फिर थर्ड स्टेट के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनी होगी कहावत, एक घायल शेर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूख से एकदम घायल हो गए थे और अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। और ये जो राजा का जो सिस्टम था, जो मोनार्क का जो सिस्टम था, इस सिस्टम के खिलाफ ये लोग अब
बढ़ चढ़ कर बोलने के लिए तैयार थे। तो काफ़ी सालों के बाद एक असेंबली होती है और ये असेंबली को बुलाते हैं वहाँ के राजा, फ्रांस के राजा। तो इस असेंबली में तीनों स्टेट के लोग आते हैं। अब वहाँ पे तीन स्टेट्स किस तरह से होते हैं, एक स्टेट क्लर्जी यहाँ पे खड़ा होगा सामने पे, और उनके सामने पे खड़े होंगे नोबिलिटी, और उन पीछे से ये दोनों लोग बैठे रहेंगे और पीछे से खड़े रहेंगे कॉमन पीपल। और वहाँ पर राजा किसी लॉ को लेके आएंगे, लॉ नहीं, लॉ तो बाद में बनता है, किसी प्रस्ताव को लेकर आएंगे और उस प्रस्ताव पर फिर वोट करेंगे। तो एक वोट नोबिलिटी का, एक क्लर्जी का और एक वोट कॉमन पीपल का। तो इस पे वोट करने के बाद क्या होता है, कॉमन पीपल वहां पर एक विद्रोह कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये वोट इस तरह से नहीं होंगे, इस वोट का जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाएगा। और चेंज इस तरह की वोटिंग आज हमारी जो जनरल असेंबलीज होती हैं, जैसे संसद और विधानसभा, वहाँ पे जिस तरह की वोटिंग होते हैं उसी तरह की वोटिंग होगी। हर एक रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक वोट करने का अधिकार होगा और उसकी वैल्यू, हर किसी की वोट की वैल्यू 1 होगी। इस तरह का वो लोग प्रस्ताव लेकर जाते हैं। इस बात को सुनकर राजा और क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग एकदम खुश नहीं होते हैं और वो लोग इस मीटिंग को यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। जब क्लर्जी और नोबिलिटी इस मीटिंग को छोड़कर, इस असेंबली को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर थर्ड स्टेट के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर से किंग एक दूसरी डेट देता है और दूसरी डेट को यहाँ पर एक असेंबली होनी है। अब जब राजा के द्वारा डिसाइड की गई दूसरी डेट पर थर्ड स्टेट के पीपल आते हैं, लेकिन इसमें राजा एक चालाकी कर देते हैं, वो उस हॉल को बंद कर देते हैं जहाँ पर असेंबली होनी थी। तो उस हॉल को सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो थर्ड स्टेट के, वो घेर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ताला देखकर वहीं पास में एक टेनिस कोर्ट होता है, वो टेनिस कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर अपनी असेंबली करते हैं और उस असेंबली को जनरल असेंबली, अपनी जनरल नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली ये हम लोग ही हैं। क्लर्जी और जो नोबिलिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसी को अपनी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है। और वहाँ पर एक ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। तो यहीं पर उनकी गैदरिंग होती है और उसके बाद जो वो लोग रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ में आम लोग भी उनको ज्वाइन करने लगते हैं और वो लोग जितनी भी फ्रांस की जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स पे हमला करने लगते हैं और क्लर्जी और नोबिलिटी वाले लोगों के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। और इस तरह से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। और फ्रांस की क्रांति में एक मुख्य पार्टिसिपेशन फिलोसोफर्स का भी होता है। मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इन लोगों ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू पूरे फ्रांस के कॉमन पीपल को बहुत ही एजिटेट किया, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक किया अपने सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए। पहले तो ये लोग राजा के पद को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। ये लोग ये चाहते थे कि राजा के पास जितनी पावर है, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास जितने पावर हैं, इन पावर को एक लिमिट में किया जाए, यही इनका मकसद रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग अपने मोनार्क की गतिविधियों को देखते हैं, वो अपने देश से बाहर, अपनी जान बचाने के लिए अपने देश से बाहर भी जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां जब वो अपने मोनार्क के देखते हैं तो मोनार्क के प्रति उनके दिल में जो रेस्पेक्ट, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट बची हुई थी, वो भी खत्म हो जाती है। और अब ये लोग डिसाइड कर देते हैं कि अब हम राजा के पद को, यानी मोनार्क के पद को एकदम खत्म ही कर लेंगे। तो इस तरह से सारे लोग मिल करके फ्रांस की क्रांति में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। और जो फिलोसोफर के बारे में मैंने बताया आपको, इनकी राइटिंग्स, जो जिन लोगों को पढ़ना आता था, इनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी गई। और जिन जिन लोगों को उस समय काफ़ी सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो कॉफ़ी हाउसेस में या पब्लिक प्लेसेस में लोगों की गैदरिंग करी जाती थी और वहाँ पर जिन लोगों को पढ़ना आता है वो लोग इनके फिलोसफिकल वर्क्स को पढ़ते थे। और वहाँ पर इन्होंने
आम पीपल को जो राइट्स मिलने चाहिए, जो आज तक नहीं मिल रहे थे, उनके बारे में जब लोग जानते हैं, इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और सारे के सारे लोग पेरिस की सड़कों पर उतर जाते हैं। और इस तरह से 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। और ये सब तमाम थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम कारण समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप लोग थम्स अप दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके दोस्त हैं जिनको आप चाहते हो ये वीडियो कुछ काम आए, तो उनको आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।